ओ गॉड, पढ़ने के चक्कर में तो मैं भूल ही गई कि एपिसोड भी करना है। हेलो गाइस, वेलकम टू गप्पा विद गोलगप्पा, दैट्स मी। गाइस, सड़क खराब होने की वजह से गवर्नमेंट को, या फिर पानी ना आने की वजह से, या फिर इलेक्ट्रिसिटी जाने की वजह से, या फिर एजुकेशन सिस्टम के लिए गवर्नमेंट को जितनी गालियां नहीं पड़ती ना, उतनी गालियां इस बंदे को पड़ती है। हर कोई शाम को रिमोट हाथ में लेता है और टीवी पे सीरियल देखते देखते आराम से कहता है, क्या चल रही है, बंद क्यों नहीं कर देते? इससे अच्छा ना मैं लिखती। क्या लिखती ये? आपण ना मी सांगते ताई मला फक्त लिहायला द्या, असे लिहिन ना। कहना बड़ा आसान होता है, कभी उनके शूज में बैठकर देखिए तो सही। इट्स वेरी डिफिकल्ट। डायरेक्टर, एक्टर्स, टेक्नीशियंस, डीओपीज, हर किसी की मेहनत दिखती है क्योंकि वो तो सबके सामने होता है, बट इसकी मेहनत तो दिखती नहीं। जैसे पापा घर से बाहर जाते काम करते हैं, पापा तो कितना काम करते हैं, पर माँ कहाँ कुछ करती है क्योंकि वो तो घर पे होती है। वैसे ही राइटर घर पे ही होता है, लिखता है पर दिखता नहीं, इसीलिए राइटर्स लोगों तक पहुंच ही नहीं पाते और हमें पता ही नहीं होता ये लिखा किसने है। तो जानते हैं ऐसे ही एक राइटर से, उसके लाइफ के बारे में, उसके स्ट्रगल के बारे में, उसके पैशन के बारे में और काफी कुछ। कोणी कोणाच्या जाळ्यात कधी फसावे, कोणी रडावे, कोणी हसावे, कोणी किती दिसावे, कोणी कोणत्या सीन मध्ये असावे किंवा नसावे, सगळं डिसाइड करते रोहिणी निनावे। जब मेरी माँ गुजरी थी उसके दूसरे दिन मैंने लिखा हुआ, टीवी का भविष्य खतरे में है वेब की वजह से कि यंगस्टर्स अच्छा नहीं लिखते। कमी को मैं हमेशा महसूस करती हूँ कि कोई साथी संगी होना चाहिए। बहुत हो गए पुराने राइटर, मतलब मंगलाष्टक चल रहे थे और यहाँ मैं डिवोर्स का सीन लिखा। थैंक यू सो मच बहनीची फॉर गिविंग मी योर टाइम। थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। अरे मैं तो कब से चाह रही थी, मैं तो चाह रही थी पहला एपिसोड आपसे ही स्टार्ट कर। इट इज सच अ ग्रेट प्लेजर टू सी यू, यू नो, सिंस चाइल्डहुड जो भी सीरियल मैंने देखा है, आपका नाम हर सीरियल में आता था। कैसे कैसे ये मैजिक आप करते हो? अच्छा, मुझे पूछना था, आपके पापा भी राइटर थे, राइट? यस। सो बचपन से ही राइटिंग का आपके ऊपर संस्कार होगा? हाँ बिल्कुल, क्योंकि पापा लिखते थे, उनके गाने मोहम्मद रफ़ी, तलत महमूद, लता मंगेशकर, इन सब की आवाज़ में होते थे, रिकॉर्ड हुए हैं। और वो टीवी के लिए लिखते थे, प्लेज लिखे उन्होंने। तो ऑब्वियसली उन्होंने हमें पढ़ने की आदत डाली कि आप पढ़िए, पढ़ने से ज़्यादा आपके समझ में आएगा कि कैसे लिखा जाता है। तो वो भी था, घर में आते रहते थे, बड़े बड़े लोग आते रहते थे घर में, तो एक घर में माहौल ऐसा ही था लिखने जैसा। और मैं हमेशा कहती हूँ कि कितना भी आप उसका टेक्निक समझ लो, आप में प्रतिभा होनी चाहिए। वो प्रतिभा उनसे मुझे मिली, जिसकी वजह से आज मैं इतना लिख पाई। तो अगर पापा राइटर नहीं होते तो फिर रोहिणी निनावे क्या कर रहे होते? मुझ में जो भी कला होती उसमें मैं जरूर कुछ ना कुछ करती, मैं बैठी नहीं रहती, जरूर उस कला में आगे बढ़ने की कोशिश करती। बट आर्ट से रिलेटेड ही कुछ? हाँ, आर्ट से रिलेटेड रहती, ऐसा लगता है। हाँ। एज यू नो कि मैं स्केचेस बनाती हाँ, हूँ। हाँ। मैं सिंगिंग भी सीखी हुई हूँ और डांस भी सीखी हुई हूँ थोड़ा। हाँ। लेकिन आगे चलकर ऐसा हुआ कि कुछ ऐसे हालात बन गए कि मैंने लिखना ज्यादा पसंद किया। कैसे हालात? क्योंकि हालात ऐसे हुए कि पहले आई यूज्ड टू एक्ट, मैं सीरियल में काम किया करती थी। ओके। हाँ, शूटिंग बहुत सारे सीरियल में काम किया हुआ है, परमवीर, कमांडर, गिनी पिग वगैरह वगैरह, मतलब लीड भी किया हुआ है। लेकिन उसके बाद मेरी माँ बीमार पड़ गई, बेडरिडन हो गई, तो फिर उसे अटेंड करना था, तो मतलब पूरा दिन तो हम बाहर नहीं रह सकते शूटिंग के लिए। देन दिस दामिनी केम टू मी, और फिर मैंने लिखना शुरू किया। फेमस सीरियल दामिनी। दामिनी मराठी का पहला डेली शो, राइट, जिसे कहते हैं। प्रतीक्षा लोणकर उसमें लीड में थी और वो बहुत ही फेमस हो गया। और उसके बाद एक सीरियल आते गए मेरे पास। ओके, सो आपने जितने भी सीरियल्स लिखे, उसमें आपका खुद का फेवरेट सीरियल कौन सा था कि ये मतलब बहुत अच्छा था? एक्चुअली मतलब ऐसे बहुत सारे हैं जो मेरे पसंद के, लेकिन ये सबको मालूम है कि मुझे अवंतिका सबसे ज्यादा अच्छा पसंद है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मेरे मन में जो भी था उसे मैं उतार पाई, मतलब अपने स्क्रिप्ट में, कि अनेक मतलब कितनी ही सारी चीजें थी जो मैं जो इमोशंस हैं, जो बातें हैं, जो अच्छाई है, वो सब मैं उसमें डाल पाई, क्योंकि उसमें बहुत सारे कैरेक्टर थे। और शादी को लेकर अलग अलग एस्पेक्ट में, मतलब हर ट्रैक में अलग एक विचार दिया था उसमें।
अलग कहानी बताई गई थी। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जैसे कि आपने कहा कि अवंतिका में आपने शादी के ऊपर एक अलग अलग थॉट्स डाले थे, तो अपनी शादी के ऊपर क्या थॉट है आपका? एक्चुअली ऐसा नहीं, मुझे भी बहुत पसंद आता अगर मेरी शादी होती, बच्चे होते वगैरह वगैरह, लेकिन मेरी माँ भी मेरे पिताजी गुजर गए बहुत पहले ही, मतलब जब मैं बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी तब, और माँ उसके बाद बीमार पड़ गई। 11 साल तक शी वॉज बेड रिडन। तो वो बेड रिडन थी तो सवाल ही पैदा नहीं होता था कि मैं शादी के बारे में सोचूं भी। और उसके गुजरने के बाद मेरी बहन के बच्चे मेरे पास पढ़ने के लिए आए, तो समहाउ एक के बाद एक जिम्मेदारी की वजह से वो रह गया तो रह ही गया। तो कभी कभी उस कमी को मतलब आप फील करते हो? बिल्कुल महसूस ही करती हूँ मैं, कि मुझे ऐसा भी लगता है कि अगर ये सारे रिश्ते, क्योंकि एक शादी ना होने की वजह से आप किसी की भाभी नहीं है, आप किसी की चाची नहीं, बहू नहीं है, किसी की माँ नहीं है, सबसे बड़ी बात, तो वो जो एहसास होता है ना, वो खुद लेना और बात है और सोचना और बात है। ये बात और है कि एज अ राइटर हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन अगर आप खुद हो तो बात और है। तो उस कमी को मैं हमेशा महसूस करती हूँ कि कोई साथी संगी होना चाहिए जिसके साथ आप शेयर कर सके ये सारी बातें। बट पता है, मुझे आपकी एक बात बहुत खूबसूरत लगती है कि आपने कहा कि शायद ये सारे रिश्ते आपने नहीं महसूस किए। पर सच मानिए, जब भी हम आपके शोज देखते हैं या जब भी हम आपके प्रोजेक्ट्स देखते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं लगता। एक इमोशंस, चाहे वो उसका आक्रोश हो या फिर कॉमेडी हो या फिर एक नॉर्मल फन सीन हो या फिर इमोशनल सीन हो, आप इसे इतनी बखूबी निभाते हो। मैं वही पूछना चाहती थी कि आप इनमें से कौन सा सीन लिखते वक्त ज़्यादा एंजॉय करती है? मैं इमोशनल सीन लिखते हुए ही ज़्यादा एंजॉय करती हूँ। मेरे पिताजी ने कहा था कि किताबें तो पढ़ो ही, साथ में लोगों को पढ़ने का भी प्रयास करो, कि जैसे आपके आसपास जो लोग हैं वो किस वक्त में किस तरह से बिहेव करते हैं, किससे बोलते हैं, उनके मैनरिज्म्स क्या है, क्या सोचते हैं। तो जैसे कहते हैं कि परकाया प्रवेश, दूसरे की काया में प्रवेश करके उसे जानने की कोशिश करना, यही राइटर का काम होता है। लेकिन इमोशनल लिखना ये मेरा ज्यादा फोटे है, ऐसा मुझे लगता है। कोई ऐसा इमोशनल सीन जो आपने लिखा और आपको लगा, आप अपने खुद की तारीफ की, यार मैंने क्या लिख दिया है, तो वो कौन सा सीन था? एक्चुअली अभी हाल ही में मुलगी झाली हो करके सीरियल मैंने लिखा था, स्टार प्रवाह। हाँ, जिसमें पिताजी लड़की, मतलब मुझे लड़की हुई ये बात उनको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, तो उससे नफरत करते हैं वो। और एक वक्त ऐसा आता है कि वो लड़की अपने पिता का दिल जीत लेती है, तो उसे एक्सेप्ट करते हैं और उसके मतलब हल्दी लगाए हुए पाँव से उसकी घर में प्रवेश देते हैं, और मतलब इतना, एक कहते हैं ना, एक त्योहार की तरह उसे घर में वापस ले आते हैं। वो सीन इतना सुंदर हुआ, सब लोगों ने उसे इतना सराहा, और मुझे भी लिखने के बाद वो समाधान, संतोष मिला कि हाँ, मेरे हाथ से कुछ अच्छा लिखा गया है। अच्छा, मुझे एक बात पूछनी थी, जैसे कि हम अगर टीवी की स्पेशली बात करें, यू आर टीवी की मल्लिका, आई शुड से, बिकॉज ऑन एवरी चैनल योर शोज आर देयर। तो मुझे पूछना था कि हर चैनल का एक अलग फोटे होगा, तो आप कैसे सोचते हो कि अरे ये स्टोरी मुझे इस चैनल पे डालनी चाहिए? और दूसरा मुझे ये पूछना था कि जब एक राइटर एक स्टोरी लिखता है, तो वो तो ये सोच के नहीं लिखता कि मुझे इसका वेब सीरीज बनाना है, नाटक बनाना है, टीवी सीरियल बनाना है या फिल्म बनानी है। तो फिर ये आप कैसे डिसाइड करते हो कि इसका क्या बनना चाहिए? लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हम पूछते हैं कि क्या मतलब कौन से चैनल के लिए आपको चाहिए? अच्छा, स्टार प्रवाह के लिए चाहिए ड्रामा है, जी के लिए चाहिए थोड़ा रिलेटेबल ज़्यादा होना चाहिए, कलर्स हो उसमें, ड्रामा और रिलेटेबिलिटी दोनों होना चाहिए। मतलब मैं ऐसे ही फॉर एग्जांपल बता रही हूँ, ऐसा है ही नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन वेब सीरीज के लिए अलग, जैसी डिमांड, मतलब कहते हैं ना, जैसी डिमांड है वैसे आपको चीज़ें देनी है, तो वो सोच के ही हम करते हैं, वैसे ही लिखा जाता है। और आजकल ज़्यादातर ऐसा होता है कि आपकी अपनी कहानी नहीं, चैनल ही आपको कहानी देता है। आपकी अपनी कहानी इतनी ज़्यादा नहीं चलती आजकल। अच्छा, तो आपको कभी कभी ऐसे नहीं लगता कि शायद इस वजह से, बिकॉज आपको कोई देता है और आप लिखते हो, तो मन इतना नहीं होता जैसे अपनी स्टोरी में कहानी हो, तो जाहिर है, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि एक छोटी सी वन लाइन दी जाती है चैनल की तरफ से और उसे डेवलप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हाल ही में अजू नहीं बरसात है करके सीरियल मैंने लिखा, तो वो लिखा तो उसमें उन्होंने सिर्फ जन्म दिया था कि बहुत साल के बाद एक लड़का, इट वाज अ ब्यूटीफुल शो, मिलते हैं, तो उतना ही जर्म था, उसे डेवलप किया अच्छे से
और उसकी खुशी जो अपने दिल से लिखने की खुशी थी वो कुछ और थी। आई थिंक वो टीम भी आपकी पहचान की थी, आपने उनके साथ काफी काम किया था। यस यस यस। हाँ, मुझे एक बात पूछनी थी कि ये बहुत सारे लोग होते हैं जो जिनको एक्चुअली राइटिंग के बारे में कुछ नहीं पता, जिनको नहीं पता टीवी सीरियल बनती कैसे, बट वो घर पे बैठ के टीवी देखते देखते बोलते हैं क्या है ये सीरियल बंद क्यों नहीं कर देते, क्या है ये कुछ राइटर लिखता ही नहीं है। तो उनको आप बताइए कि प्रोसेस क्या होती है, आप कितनी मेहनत करते हो, आपको कितना क्या कुछ करना पड़ता है। जैसे कभी कभी घर में, जैसे आपने कहा आपकी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी या उनकी डेथ हो गई थी, या फिर शादी होती है, सगी बहन की शादी होती है, बच्ची की शादी होती है और लोग काम कर रहे होते हैं। जस्ट टेल देम हाउ डिफिकल्ट इज दिस। मतलब हम पहले तो मतलब जाके मीटिंग्स करते हैं, बहुत लंबा लंबा जाके मीटिंग करना पड़ता है। लोअर परेल वगैरह में है तो आने जाने में ट्रैफिक, हाँ ट्रैफिक बहुत रहता है, वहाँ बैठे रहना पड़ता है घंटों, जिसकी वजह से आज घुटना कमर दर्द ये सब सारे राइटर्स इसके शिकार हो गए हैं, क्योंकि पूरा टाइम आप बैठे ही रहते हो, आप ट्रैवलिंग में बैठे रहते हो, आप मीटिंग में बैठे रहते हो, फिर आप वापस आते हो घर में आके फिर आप लिखने के लिए बैठते हो। तो ये सारा, और फिर टीआरपी का स्ट्रेस भी रहता है। फिर आप घर आके जो भी लिखते हैं, मतलब उतना पहले जैसा था ना कि आप ये लिखना है और हम घर से बैठ के एपिसोड लिख के भेज देते थे, इतना कोई फीडबैक वगैरह नहीं आता था। अब तो हर एपिसोड पे फीडबैक इतना आता है कि कई बार हम एक एक एपिसोड 5-5 बार लिखते हैं। आपको पैसे तो नहीं मिलते हैं रीराइटिंग के, लेकिन आपको बार बार वो लिखना पड़ता है और वो फीडबैक आता है जिससे आप कभी सहमत होते हो, कभी नहीं होते हो। फिर वो किस तरीके से शूट होता है कि लोग कैसे एक्टिंग करके उसे उभारते हैं, ये सब अपने हाथ में नहीं होता है, तो वो सब करना पड़ता है। फिर चैनल बोलेगा, फिर कुछ एक्टर लोगों को पसंद आए नहीं आए, ये सब होता है, वो वहाँ पे इशू करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होते हैं। और फिर आपको ध्यान रखना पड़ता है, एक बोलते हैं ये एक्टर अवेलेबल नहीं है, फिर कैसे करेंगे, इसका सीन दूसरे से एक्टर पे घुमाओ, ये भी बताया जाता है। फिर हमें लोकेशन देखना पड़ता है, लोकेशन में टेरेस है क्या, सीढ़ियाँ है क्या, अब बजट कितना है मराठी का, मराठी और हिंदी का अलग अलग बजट होता है, मराठी का बजट कम होता है तो उस बजट के हिसाब से करना पड़ता है। फिर ये भी देखना पड़ता है कि धूप है क्या तो ज़्यादा आउटडोर मत लिखो, बारिश है क्या ज़्यादा आउटडोर मत लिखो, क्योंकि कर ही नहीं पाएंगे। कितनी बार हुआ है बारिश की वजह से तो हमेशा ही प्रॉब्लम होता है, आप तो जानते हो। तो वो सब सारी चीज़ें इतनी सब ध्यान में रखकर फिर लिखना पड़ता है आपको कि ये ऐसा है, और फिर उसमें से एपिसोड निकलता है। और उसके लिए मैं ही नहीं, हर कोई, फिर डायरेक्टर भी धूप बारिश में खड़ा रहता है इतने दिन, एक्टर्स रहते हैं, और उसके बाद फिर एडिटिंग होता है, फिर म्यूजिक होता है, फिर आप वो एपिसोड देखते हो और आप एक मिनट में कहते हो क्या बेकार बना है। कोई भी खुद ब खुद बेकार बनाने के लिए ना नहीं चाहता, लेकिन अब बहुत सी एक्सटर्नल चीज़ें हैं जिनकी वजह से चीज़ें नहीं होती, और ऑब्वियसली 400-500 एपिसोड के बाद वो उसका जो फ्लेवर होता है वो निकल जाता है। अच्छा, आपको क्या लगता है अभी जैसे लोग हैं उनके हाथों में फोन है, एवरी किड हैव अ फोन, एवरी एक बूढ़े इंसान के पास भी फोन है, तो टीवी का भविष्य क्या दिखता है आपको? मुझे नहीं लगता कि टीवी का भविष्य खतरे में है। वेब की वजह से? नहीं, वेब है ना, एक तो एक्सपेंसिव, दूसरा तो उस पे जो कंटेंट है वो फैमिली के साथ बैठकर देखने लायक हमेशा ही नहीं रहता। हाँ। अच्छा है, क्वालिटी उसकी वजह से रही है लेकिन वो 10 एपिसोड में खत्म होता है। हाँ। उसके बाद फिर आपको ढूंढना पड़ता है कि और क्या देखो और क्या देखो, और एक नशा है टीवी, एक नशा। जरूरी नहीं है कि आपको हर टाइम अवेलेबल ही हो वैसा कंटेंट, जैसे कि मारधाड़ हो या कुछ न्यूडिटी हो, तो वो आप परिवार के साथ नहीं देख सकते। हम है ना सिर्फ बॉम्बे पुणे के बारे में सोचते हैं, हम बाहर, क्योंकि ज्यादातर टीवी देखने वाला तो वर्ग जो है वो रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र है या जो भी है वो लोग तो बहुत संस्कारी टाइप्स के लोग होते हैं, तो ऑब्वियसली मतलब जो कि अच्छी बात है, तो वो सब फैमिली के साथ देखना चाहते हैं उसको। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि टीवी पर कोई आंच आने वाली है, क्योंकि टीवी पर ये इन सब बातों का ख्याल रखा जाता है। लोग कहते हैं कि समाज बदल रहा है, औरतें मर्दों से आगे भी जा रही है, कंधा से कंधा नहीं आगे भी जा रही है, पर फिर भी हम टीवी पे देखते हैं कि वही बेचारी औरत है या फिर वही है, बच्ची हो रही है तो प्रॉब्लम है। इनफैक्ट मैंने तो कई सारी जगह पे ऐसे देखा कि लड़का हुआ तो खुश नहीं है, लड़की हुई तो दे आर हैप्पी, बट टीवी पे वही व्हाई टीवी इज नॉट चेंजिंग। मैंने जितना लिखा है उसमें मैंने बहुत ही मतलब औरतों को स्ट्रांग दिखाया है,
फिर दामिनी हो, अवंतिका हो, माझ्या नवऱ्याची बायको में की राधिका हो, बरसात की ये हो, या मुलगी झाली हो में भी मैंने मतलब भले ही पहले पिताजी उसे पसंद नहीं करते, उसके द्वारा यही दिखाया कि लड़कियां कितनी अच्छी है और उन्हें कितना आगे ले जाया जाता है। और मैं सोचती हूँ कि आज मतलब भले ही पहले ऐसा था, लेकिन पिछले 3-4 सालों में स्ट्रॉन्ग प्रोटैगनिस्ट दिखा रहे नायिकाएं हैं, वो स्ट्रॉन्ग है, वो सामना कर रही है हालात का और आगे बढ़ रही है, ऐसा ही दिखाने की कोशिश की जा रही है। हाँ, नहीं, मेरे कहने का मतलब ये था कि जैसे एक फीमेल सपोज राइटर है, जैसे आप एक फीमेल राइटर हो, तो आप जब देखते हो तो आप एक विमेन से ज्यादा रिलेट करते हो, हीरोइन के साथ ज्यादा रिलेट करते हो, तो क्या इस वजह से मेल एक्ट्रेस को थोड़ा इंपॉर्टेंस कम मिलता है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो चैनल की तरफ से ही बताया जाता है कि हीरोइन ओरिएंटेड लिखो। ओके। और मुझे नहीं लगता कि कोई राइटर किसी कैरेक्टर के ऊपर इसके साथ ना इंसाफी करता होगा। ओके। मुझे नहीं लगता। तो हम तो सारे कैरेक्टर्स को अच्छी तरह से ही लिखते हैं, पोर्ट्रे करते हैं। जैसे कि मुलगी जालियों में बाप का कैरेक्टर बहुत ही पॉपुलर हो गया था। अच्छा। तो अच्छा लिखा गया इसलिए वो अच्छा बना, ऐसा मुझे लगता है। सही है। तो आप जब एक सीन देखते हो, जैसे आपने विजुलाइज किया, वैसे अगर डायरेक्टर ने कर दिया, तो ऐसा कौन सा एक्टर था जिसके रोमांटिक सीन्स देख के आपको लगा यार क्या कर रहा है ये परफेक्ट कास्टिंग है? एक्चुअली अभी हाल में बरसात के साथ भी ऐसा ही हुआ कि उमेश कामत केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी, मुक्ता बर्वे और उमेश कामत की जो थी वो। और जनरली तो मतलब थोड़े कॉन्फ्लिक्ट ही दिखाते हैं हम लोग, तो केमिस्ट्री बहुत कम देखने को मिलती है। या करेक्ट। तो ऐसा है, कई बार रोमांटिक, ये मेरे लिए सच में नया था। अच्छा। क्योंकि मैंने ज्यादा रोमांटिक सीन नहीं लिखे हैं। ओके। मैं थोड़ा प्रॉब्लम होता है रोमांटिक सीन लिखने में, लेकिन इसमें मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि मैं रोमांटिक सीन भी लिख सकती हूँ। हाँ, बरसात में। अच्छा, ओके। मुझे एक बात पूछनी थी, जैसे आपने कोई एक सीन है जो आपने लिखा है, बहुत ब्यूटीफुली लिखा है, और जब आप डायरेक्टर के पास देते हो तो आपको पता होता है कि यार जैसे मैंने सोचा शायद ये नहीं कर पाएगा, तो ऐसे वक्त में कभी ख्याल आता है खुद ही डायरेक्टर बन जाओ? हाँ, कभी सोचा है? होता है कि अरे मैं होती तो इसको ऐसे करती, ऐसा लगता है कई बार। तो फिर उस वक्त स्पेसिफिकली नहीं बता सकती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अरे नहीं, इसे इस तरीके से लिया जाना चाहिए था, ये थोड़ा सा इसका इफेक्ट नहीं आ रहा है, ऐसा लगता है। तो उस वक्त कुछ सोचा है डायरेक्टर बनने का आगे जाके? नहीं जो राइटिंग अच्छा है, ओके। बीच में कभी एक्टिंग। आपको क्या लगता है आजकल के जो नए राइटर्स हैं उनकी राइटिंग में इमोशंस मिसिंग है? मतलब वो लिख देते हैं, मैं भी काफी जब देखती हूँ, टेक्निकली काफी अच्छे होते हैं उनके शोज हो, हाँ, बट आप रोना नहीं आता आपको, क्या है उसके पीछे रीजन? इसके पीछे यही है कि मुझे ऐसा लगता है एक अच्छा राइटर बनने के लिए एक तो आपको बहुत पढ़ना जरूरी है कि जो पहले हो चुका है, कि किस तरीके से इमोट किया जाता है, मतलब कैसे कागज पे उतारा जाता है कैरेक्टर्स को, किरदार को समझना, और वो जो मैच्योरिटी है उस इमोशन को समझने की, वो उनमें नहीं होती, वो यंग होते हैं। कई बार हम देखते हैं कि उसकी वजह से उस इमोशन को उतार नहीं पाते उस तरीके से, तो उसके लिए वो मैच्योरिटी भी चाहिए। और मैं, जैसे मैंने आपको कहा, प्रतिभा की बहुत ज़रूरत है कि आप दूसरे के किरदार में ढलकर उसकी जो भावनाएं हैं उनको अगर आप मतलब बयान कर सकते हैं तो फिर आप अच्छे राइटर हो। अच्छा, बट जैसे कि कहा सिर्फ वही काफी नहीं है, आपको मोल्ड भी होना आना चाहिए। हाँ, बिल्कुल, मतलब ही होना आना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ही आज के ज़माने की राइटिंग, या मैं सारे वेब सीरीज वगैरह देखती हूँ, अपडेट रहती हूँ, अपडेट होना ही चाहिए आपको। कि आसपास क्या हो रहा है ये आपको पता नहीं होगा तो आप वैसे ही पुराने ज़माने के होके रह जाते। तो मैंने ऐसा कभी नहीं किया, मैं हमेशा यंगस्टर्स में रहती हूँ, उनका लिखा हुआ भी पढ़ती हूँ। ऐसा नहीं है कि यंगस्टर्स अच्छा नहीं लिखते, यंगस्टर्स भी बहुत अच्छा लिखते हैं। तो वो एक नया ख्याल देते हैं आपको, नई कल्पना देते हैं, नया जॉनर देते हैं लिखने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनसे भी सीखने जैसा बहुत कुछ है। तो आपको बदलना ही चाहिए, आपके लिखने का स्टाइल बदलना चाहिए, सब कुछ। और जैसे डिमांड की सामने से आती है कि ये चलता है तो वो लिख के दो, आपको आना चाहिए। ये नहीं बोल सकते कि मुझे ये नहीं आता, वो नहीं आता। आपके अलावा आपने जो देखा हो किसी और का काम, उसमें आपको किसका काम अच्छा लगा? मराठी में अगर कहें तो अभी मराठी के एक अच्छे राइटर है चिन्मय मांडलेकर। ओके। यंग है
और मुझे ऐसा लगता है कि उनका लिखा बहुत ही शार्प और बहुत इमोशनल भी होता है, ड्रामा कौन भी सा होता शो है। लिख रहे हैं वो? अभी अभी फिलहाल तुमची मुलगी काय करते करके सोनी पे शो आ रहा है। Okay. उन्होंने असंभव से स्टार्ट किया। ओके क्योंकि बहुत ही नामचीन था शो। नामचीन वादर वाट में भी उन्होंने लिखा था, वहां से स्टार्ट हुआ उनका। और उन्होंने बहुत कुछ, मतलब कच्चा नींबू जिसको नेशनल अवार्ड मिला। ओके ओके। और अभी भी बहुत अच्छे अच्छे उनके फिल्म्स आ रहे हैं। कश्मीर फाइल्स में भी उन्होंने काम किया है। ओके। तो बहुत अच्छा राइटिंग है, मतलब उनको बोलते हैं ना एक लेवल स्टैंडर्ड क्लास है। और एकदम जो नए बच्चे हो उनमें से कोई? नए बच्चे में से मुझे कोई नाम याद नहीं आता Okay. है सच में। मुझे एक बात पूछनी थी, जैसे आपने हिंदी इंडस्ट्री में भी काम किया और मराठी इंडस्ट्री में भी काम किया, आपको डिफरेंस क्या लगता है दोनों में? बजट सबसे बड़ा डिफरेंस यही है। Okay. बजट का। क्योंकि मैं आपको बताऊं, मराठी लिखते से मैं आपको एक अलग माइंडसेट से लिखना पड़ता है कि नहीं ये नहीं हो सकता, मैं एयरपोर्ट के सीन नहीं लिख सकती, मैं कोई बहुत ज्यादा भीड़ जमा नहीं कर सकती हूँ। Okay. ये सब, या मॉल का सीन नहीं लिख सकती हूँ, बजट नहीं है जब भी देखो। और ऐसा मेरे साथ हुआ जब मैं राजश्री के शो लिख रही थी, सूरज भट्टाचार्य जी के। मैंने एक सीन लिखा था जो मैंने एक दुकान में लिखा था, और जब वो स्क्रीन प्ले राइटर के पास गया, मैं स्टोरी करती थी उसकी। Okay. तो उन्होंने उसको मॉल में बदल दिया। मैंने कहा अरे मॉल में कैसे शूटिंग करेंगे, आग लग रही है। तो बोले नहीं कर सकते, बजट है अपने पास। या तो शैंडलियर गिर रहा है, शैंडलियर के एक दिया भी अपने यहाँ, मतलब I know. तो शैंडलियर गिर रहा है। फिर धीरे धीरे मैं समझ गई कि ये हम कर सकते हैं। तो वो बजट का भी है बहुत, मतलब लार्जर देन लाइफ ऐसा उनका सेट रहता है, बड़े बड़े रिच सेट्स रहते हैं। मराठी और हिंदी के कंटेंट और ट्रीटमेंट में ये फर्क है कि मराठी में काफी रिलेटेबल, लाइफ से रिलेटेबल चीजें होती है। हिंदी में ज्यादा इमोशनल, ज्यादा ड्रामा, थोड़ी सी अनबिलीवेबल चीजें, और बोलते हैं ना थोड़ा ओवर द टॉप ही है एक तरीके से। तो उस तरीके से लिखना पड़ता है, ज्यादा बढ़ाकर लिखना पड़ता है। हर वक्त ड्रामा, हर वक्त ड्रामा। मतलब इतना ड्रामा मैं लिखने लगी थी कि जी टीवी से मुझे बर्थडे पे केक आया, हैप्पी बर्थडे ड्रामा क्वीन ऐसे। तो इतना मैं ड्रामा लिखना शुरू किया था, बालाजी से सीखा मैंने ड्रामा। और ये जरूरत थी। और अच्छे भी सीरियल्स मैंने लिखे। दोनों के अपने अपने फायदे हैं और दोनों के अपने अपने घाटे भी है। तो उस तरीके से, लेकिन आपको माइंडसेट बना के ही लिखना पड़ता है। अच्छा, ऐसे हुआ होगा कि कभी एक टाइम पे आप 2-3 शो लिख रहे हो? 5 लिखे हैं। तो फिर जंबल अप नहीं हुआ, इसका उसमें उसका इसमें? नहीं हुआ। वो कैसे? स्विच ऑन स्विच ऑफ वाली थियरी है ना, वो रखनी पड़ती है। ओके। कि और मुझे ये कहते हुए गर्व होता है कि कभी मेरा एक कैरेक्टर दूसरे की तरह नहीं हुआ। वाओ। तो उसकी वजह से क्या होता है, कैरेक्टर एक जैसे नहीं होते हैं ना, तो फिर आप बराबर लिखते हो। वो समझ, कैरेक्टर ही अलग है तो वो नाम यहाँ नहीं आएगा। बट कभी कभी तो ऐसे होता होगा ना, जैसे सपोज मेरा शो का सपोज जल्दी है, मुझे जल्दी टेलीकास्ट करना है, तो मैंने आपको फोन किया कि मेरा जल्दी लिख के दो, आपने आधा लिखा, आपके दिमाग में तो वो चल रहा है, और फिर किसी और का आया तो आपने वो रख दिया, फिर दूसरा लिखने चालू किया। तो फिर वो कैसे कर लेते हो? स्विच ऑन स्विच ऑफ जैसे एक्टर करता है। बट यहाँ पे टीवी सीरियल का शूटिंग किया, फिर जाके प्ले किया, नाटक किया, तो वहां जाके तो आपको एकदम मूड चेंज करके कुछ और ही करना है। वो तो करते ही है ना, वैसा ही आना चाहिए। मैंने कहा सब कुछ आना चाहिए, मना नहीं कर सकते आप कि ये नहीं होगा, अब तो मैं दूसरा सीरियल लिख रही हूँ। नहीं भाई, वहाँ रुके हुए हैं लोग, कुछ प्रॉब्लम हो गई तो आपको लिख के देना ही जरूर पड़ता है। आपने उस जमाने में भी काम किया जब आप पेपर पे पेन से लिख के देते थे, और आपने उस जमाने में भी काम किया जब आप लैपटॉप से भेजते हो। क्या डिफरेंस है दोनों में? वो जो हाथ से खाने में और चम्मच से खाने में है ना, वही डिफरेंस है। क्या बात है क्या बात है, क्या बात है। हाथ से लिखने में जो मजा है ना, वो ये ऐसे से टाइप करने से नहीं होता। बट उसमें ये इजी है ना इरेज करना। इसमें एक ही फायदा है लैपटॉप का कि एक ही साथ 10 लोगों को भेज सकते हो आप। नहीं तो राइटिंग में क्या होता है, सबके जेरोक्स ही मैंने बहुत किया हुआ है। और सुबह, मतलब मेरी माँ बीमार थी तो मैं वहाँ रात के ऐसे छोटे से बल्ब के अंधेरे में, उजाले में बैठ के लिखती थी, और सुबह 6 बजे ये स्क्रिप्ट लेने दामिनी अवंतिका का लेने के लिए स्पॉट बॉय आता था। बट कभी ऐसे होता है कि सपोज आपके घर में ऐसा कोई मोमेंट है और आपको लिखना बहुत हैप्पी सीन है? अरे मेरी मौसेरी बहन की शादी हो रही थी, मतलब मंगलाष्टक चल रहे थे, और यहाँ मैं डिवोर्स का सीन लिख रही थी एक्चुअली। और मुझे इतनी हंसी आई, मैंने कहा ये क्या है। ऐसे सैड टाइम में भी आपको कॉमेडी
सीन या खुशी के सीन लिखने पड़ते हैं। एज आई टोल्ड यू कि मतलब ऐसा आप नहीं सोच सकते कि मैं किस मूड में हूँ, मूड वूड कुछ नहीं है, आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। एक्चुअली मतलब हम लोग सोचते हैं कि मुझे राइटर बनना है, मुझे अपने दिल से काम करना है, पर आपको दिल थोड़ा बाजू में रखना पड़ता है। नहीं, पहले के जमाने में पता है कि राइटर लोगों को होटल में रूम लेके दिया करते थे कि शांति से लिखो। आपने देखा यहाँ पे काम चल रहा है दिन रात, मतलब मशीन चलती रहते चलते दिमाग के मतलब टुकड़े हो रहे हैं, इतनी जोर की आवाज आती है। बट कुछ नहीं, आप कहीं भी बैठ के आपको लिखना ही पड़ता है। जैसे शांति वांति तो आपको पता ही है नहीं होती। अब जैसे आपको कई साल हो गए इस फील्ड में, आपने काफी सारे सीरियल्स लिखे, आपने वो दौर भी देखा जहाँ पे आपके 5-5, 6-6 सीरियल्स है। ऐसा कभी दौर आया जब आपके पास काम नहीं था? बिल्कुल, बीच में एक बार ऐसा मतलब भयंकर टाइम आया कि ऑलमोस्ट 1-1.5 साल मेरे पास कुछ काम नहीं था। कोरोना में या उससे पहले? उससे पहले ही, एक 8-10 साल पहले की बात है। बिल्कुल ही, और 26 प्रोजेक्ट मेरे पास आए और चले गए। तब एक ऐसा चलन निकला था कि नए राइटर चाहिए, बहुत हो गए पुराने राइटर, नहीं चाहिए। हर दोनों लैंग्वेज में, मराठी हिंदी? हाँ। ओके। तो यहाँ तक आता था एकदम, जैसे यहाँ तक आया प्रोजेक्ट, अंधेरी तक, मालाड तक पता चला किसी और के पास चला गया। मतलब वो मुझे लगता एकदम अमिताभ बच्चन जैसी फीलिंग आ गई थी कि अरे मैंने कहा उनके साथ ये हो सकता है तो मैं क्या चीज हूँ। लेकिन वो बहुत ही खराब पीरियड था, लेकिन ये किसी के भी साथ हो सकता है क्योंकि अपनी जो इंडस्ट्री है वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। तो गाइज अपना सब कुछ पहले सेट कर लो क्योंकि यू नेवर नो कि कब क्या होगा। जो लोग हैं जो आपके जनरेशन के राइटर है, उससे भी पहले के जनरेशन के राइटर है, वो फ्रस्ट्रेशन झेल नहीं पाते जब काम नहीं होता हो, तब उन्हें क्या करना चाहिए? कोशिश ही करना चाहिए, क्योंकि मैं भी इस दौर से गुजरी हूँ। कोशिश करना चाहिए लेकिन निराश नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपने अभी जिक्र किया, कोरोना काल में बहुत लोगों के पास काम नहीं था, बहुत हमारे भी सीरियल बंद हो गए थे। लेकिन ऐसे टाइम में आप मतलब हिम्मत ना हारे और किसी न किसी तरह से आप इस इंडस्ट्री से जुड़े रहे और काम करते रहे। और कुछ और तरीके का, जैसे कि नाटक लिख के रख दिया, कोई कहानी लिख के रख दी, लिखते रहना चाहिए हमेशा। वो भी एक बोलते हैं ना कि अभ्यास है, लिखते रहना, उसी से आप सीखते हैं। फिर कुछ लोग होते हैं जो अच्छे राइटर होते हैं बट जिन्हें पीआर करना नहीं आता, दे आर नॉट गुड इन हैविंग कॉन्टैक्ट्स, तो फिर वो पीछे रह जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं है। पीआर वेयर का कुछ नहीं है। आपको अच्छा लिखना आता है तो आप आगे बढ़ेंगे, बट पता नहीं अगर आपको कि हाँ, ये आप कह सकते हैं कि कैसे कांटेक्ट करना है। अच्छा, ये तो वो आपको बताऊं ऐसे कि आप किसी अच्छे राइटर के पास जाके असिस्टेंट बनेंगे, ओके, तो ही आप आगे बढ़ सकते हो। तो आपको कॉन्फिडेंस भी आता है कि मैं लिख सकता हूँ। तो वैसे ही कॉन्टेक्ट्स बढ़ते हैं अपने आप चैनल में जाते हो मेन राइटर के साथ। मतलब मैंने जो देखा है मैं बता रही हूँ। ऐसे आपकी बात, एक बात बिल्कुल सही है कि अगर गांव से कोई आया है और वो अच्छा राइटर है और उसे पता नहीं मुझे किसे जाके मिलना है, तो उनको तो प्रॉब्लम होती है। बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि अब आपने देखा होगा हाल ही में कि बहुत मतलब वेब सीरीज में कहाँ से लोग आए हैं और अपना टैलेंट दिखा रहे हैं। तो टैलेंट को अप्रिशिएट किया ही जाता है अपने यहाँ। तो वो है, अभी वो थोड़ी सी किस्मत की भी बात होती है। आप नए राइटर्स को क्या सजेस्ट करना चाहोगे? नए राइटर्स को सबसे पहले कहूंगी कि आप बहुत पढ़िए, किताबें पढ़िए, नाटक पढ़िए, फिल्में देखिए, टीवी सीरियल भी देखिए, क्योंकि देखने से, और फिर ब्लैंकली मत देखिए, उससे कुछ सीखिए कि कैसे पहला सीन लिखा गया है, कैसे दूसरा लिखा गया है, कैसे ग्राफ एपिसोड का आगे जा रहा है, कि स्टार्ट से लेकर ग्राफ ऊपर जाके फ्रीज पे खत्म होना है। फिर वो फिल्म हो, नाटक हो, कुछ भी हो, ग्राफ हमेशा ऊपर जाना चाहिए इस सीन का। वो जो टेक्निक है ना वो भी सीखना चाहिए। और फिर हर तरह का लिखना आपको आना चाहिए। आपकी लैंग्वेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, अंग्रेजी हो, मराठी हो, हिंदी हो, आपकी भाषा अच्छी होनी ही चाहिए, क्योंकि प्रमाण भाषा का ही उपयोग किया जाता है, भले वो हिंदी हो या मराठी हो। तो कई लोगों को वो भाषा नहीं आती, वो लिखने में भी गलत लिखते हैं और बोलने वाले उससे भी ज्यादा गलत बोलते हैं, जो कि बड़ा कान को अखरता है। जो है वो है। ये सब सीखना, पढ़ना, लिखना ये बहुत जरूरी है। और मेहनत करो, मेहनत तो करनी ही चाहिए। आप बोलोगे नहीं मैं एक एपिसोड लिखूंगा, आराम करूंगा, ये नहीं। मैं तो सुबह 6 बजे स्टार्ट कर देती हूँ लिखना, सैटरडे संडे में। हाँ, ऐसे ऐसे सब नखरे नहीं चलते। ओके, सो मुझे एक बात पूछनी थी कि आपको क्या लगता है अभी आगे जो राइटर्स आएंगे उनकी माइंडसेट क्या होगी?
कैसे लिखेंगे, कैसे बदलेगा टीवी, या फिर नहीं, टीवी बदलना ये राइटर के हाथ में नहीं है, ये टीवी चैनल वालों के हाथ में है। ये लोगों को पता ही नहीं है। हाँ, ये हमारे हाथ में नहीं है। जो आप कंटेंट देखते हो वो 100% चैनल ही बताता है, लेकिन हमें जो बताया गया है उसे कैसे अच्छे ढंग से पेश करना है ये हम देखते हैं। लेकिन क्या दिखाना है, कौन सी स्टोरी दिखानी है, ये सिर्फ और सिर्फ चैनल तय करता है, हम नहीं करते। मुझे एक बात पूछनी थी, जैसे सेट पे एक्टर्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, टेक्नीशियंस होते हैं, डीओपीज, लाइटमैन, सबका हार्डवर्क दिखता है। क्योंकि वो तो जैसे पापा बाहर जाकर काम करते तो पापा तो बहुत थके हैं, माँ तो घर में है तो वो तो कुछ नहीं करती। जैसे कि आपने कहा था आपका सीरियल है आई कुठे काय करते, तो वैसे आपको नहीं लगता राइटर्स को क्रेडिट नहीं मिलता? बिल्कुल ही नहीं मिलता है राइटर को। मतलब आपको बताऊं कि लोग क्या समझते हैं राइटर को। अभी मुझे एक अवार्ड मिला है शो में, अपने अवार्ड शो में, तो एक वहां के आए जो जिन्होंने स्पॉन्सर किया था, किसी और एक एक्ट्रेस को बोले आप हमें बाइट दो ना, आप हमें बाइट दो ना। तो वो बोली अरे अवार्ड तो इनको मिला है, आप इनसे इनका क्यों नहीं बाइट लेती? नहीं, वो खड़ी रहेंगे आपके साथ, आप बाइट दो। ऐसा इंसल्ट आपके मुंह पे करने वाले लोग हैं। आपको बताऊं कि राइटर लोगों को बिल्कुल ही गिना नहीं जाता। जो भी है, कल के आए हुए जो एक्टर होते हैं वो सामने बैठते हैं, हम अंधेरे में कहीं पीछे बैठे होते हैं। बिल्कुल ही नहीं, अपने यहाँ बिल्कुल सम्मान नहीं दिया जाता राइटर्स को। ये मेरा हमेशा का दर्द है। जैसे कि अवार्ड शो में या कोई भी फंक्शन हो तो हमें लास्ट में मतलब टेकन फॉर ग्रांटेड, अच्छा आप भी आ जाइए। क्यों आए भाई? आपने हमें बुलाया, बताया कि कब आना है, क्या नहीं आना है। तो ये बहुत ही बुरा लगता है मुझे कि जो राइटर किसी सीरियल, किसी फिल्म, किसी नाटक के पीछे होता है, मतलब कई शोज में तो राइटर को ऊपर भी बुलाते नहीं है इंटरव्यू करने के लिए, एक्टर को बुलाते हैं, लेकिन राइटर को बोलते आप नीचे ही बैठो। ये हमने ये किया, एक्सपीरियंस किया है। कभी मन नहीं करता उन्हें जाके तो तमाचा जड़ने का? अच्छा, वो मुझे पूछना था कि टाइटल सॉन्ग आप लिखते हो। हाँ। टाइटल सॉन्ग आई थिंक आप बहुत ज्यादा दिल से लिखते हो, है ना? हाँ। तो आपका कौन सा फेवरेट टाइटल सॉन्ग है आपने लिखा हुआ? अरे बहुत सारे। और पहले तो मतलब अवघाची संसार करके सीरियल आई थी, वी लव दैट टाइटल सॉन्ग। तो वो एक पसंदीदा है, मेरा भी खुद का पसंदीदा है। और हाल में जो है जिसमें फुलाला सुगंध मातीचा, ठिपक्यांची रांगोळी करके है एक वो, और अजूनही बरसात है, ये तीनों टाइटल सॉन्ग मेरे खास पसंद के हैं। सो रोहिणी जी, जैसे मैंने देखा आपकी लाइफ इतनी बिजी है, आप इतना काम कर रहे हो और टारगेट्स है आपके पास, एक रोज का डेडलाइंस है, फिर टीआरपीज है, सब कुछ है, बट उसमें भी मैंने देखा है अपनी लाइफ बहुत अच्छे से एंजॉय करते हो। मतलब आप रेडी होते हो, आपके बहुत सारे अच्छे अच्छे आउटफिट्स में फोटोज आते हैं, मैचिंग लिपस्टिक, मैचिंग इयर रिंग्स, एंड आई फील यार ऐसे होना चाहिए। मतलब वी शुड नॉट ब्लेम अदर्स कि यार मेरी जिंदगी भर ये कर रहे हैं ये लोग, ऐसे नहीं, आप एंजॉय भी करते हो, आप रील्स बनाते हो। तो ये सब मतलब आप बदल कैसे गए इतना? नहीं, कभी बदल ऐसे थी नहीं, मैं पहले से ही ऐसी थी, नखरीली बोलते हैं ना वैसे। कि पहले से मतलब स्कूल से ही अच्छे कपड़े पहनना, मेरा चॉइस वगैरह सब अच्छे से। मेरे डैड थे ना, मेरे जो पिताजी थे, उस जमाने में भी नए नए फैशन के कपड़े मेरे लिए लाते थे। मेरे बाल कटवा के उन्होंने लाए, उन्होंने बोला ऐसे तुम मतलब बहन जी बन के जाने वाली हो कॉलेज में, करके मुझे पार्लर लेके गए। 3 दिन तक मेरी माँ ने बात नहीं की कि इतने लंबे बाल काट के इतने छोटे कर दिए। तो तब से ही मतलब मैं बहुत ही फैशन करने वाली और ऐसे, और मुझे बहुत पसंद था। और जब कमाने लगी तो अपने ही पैसे हैं, फिर अपने लिए ही खर्च करने हैं, तो बहुत मुझे अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि आप अच्छी तरह से तैयार होके जाओ तो सामने वाले को भी अच्छा लगता है। सब लोग बोलते हैं कि तुम्हें देख के हमें बहुत अच्छा लगता है, पॉजिटिव फीलिंग आती है, तो क्यों नहीं आपको अच्छा लगता है, सामने वाले को अच्छा लगता है। और रील्स के बारे में तो मुझे पुराने गाने बहुत पसंद है। और सबके दिल में एक छोटी सी तमन्ना होती है ना कि मुझे तो एक्टिंग करनी थी, तो वो पूरी हो जाती है। तो पुराने गानों पे हमेशा रील्स बनाती है, क्या पता आज भी बनाओ। अरे मुझे एक बात पूछनी थी, जैसे कभी कभी मराठी में एज यू सेड की बजट नहीं होता। आप इमेजिन, अभी तो आपने आपके कपड़े अगर मैंने देखे तो दे ऑल आर वेरी रिच, तो कभी कभी सीरियल देख के आप इमेजिन करते हो ये तो करोड़पति है, और उसके कपड़े देख के आपको नहीं लगता भाई मेरे ले जाओ और पहना उसे, क्या पहना है? नहीं, लेकिन मतलब मैं रिच की बात नहीं करूंगी, लेकिन टेस्ट की बात जरूर करूंगी कि कई बार मुझे ऐसा लगता है कि स्टाइलिंग नहीं देते प्रॉपर अपने यहाँ।
मतलब इसे 200 रुपए के बाजार में से कपड़े लाके पहना है, ऐसा मुझे लगता है। इव- कि मुझे सच में लगता है कि मुझे स्टाइलिंग दो, मैं बहुत अच्छा स्टाइलिंग करके दे तो सकती कोई हूँ। है चांस हमें आपको एज अ कॉस्ट्यूम डिजाइनर देखने का? क्या पता, यू नेवर नो। हाँ, मतलब एक और ऑप्शन है अभी अपने पास। तो स्केचेस बनाने का कैसे वक्त निकाल रहे हो? स्केचेस एक्चुअली बीच में ना कविता लिखना और स्केचेस पूरा बंद हो गया था मेरा। ओके। जो मैं कॉलेज के जमाने तक कविताएं लिखती थी या स्केचेस बनाती थी, लेकिन कोरोना काल में बड़ा टाइम मिला, तो वो दोनों जो मेरी क्या कहते हैं मेरे शौक है उनके लिए टाइम मिला, और फिर अगेन आई स्टार्टेड। और ये है हमारे घर में ही सारा आर्ट है। मेरा भाई भी बहुत अच्छे स्केचेस बनाता है। ओके, क्या करते हैं? वो आर्किटेक्ट है। ओके। तो वो भी उसी इसमें कविताएं भी बहुत अच्छी लिखता था, लेकिन वो आर्किटेक्ट बन गया, वो सब वैसे ही रह गया। लेकिन आप उसके स्केचेस देखेंगे, मेरे से भी अच्छे स्केचेस वो बनाता है। तो एक फैमिली में ही है वो, मुझे ऐसा लगता है वो आर्ट जो है फैमिली में ही। आप जब इमोशनल होती है या बहुत खुश होती है तो पहला फोन किसे करती है? Who's बहन closest को। to you? She's closest to you. यस, बहन एंड वनश्री करके मेरी फ्रेंड है, उसको, उन दोनों को मेरी जिंदगी का सारा कच्चा चिट्ठा मालूम है। अच्छा, वो आपने वनश्री का नाम लिया, वनश्री फ्रॉम नयापन, राइट? या नया So Vanashri is our gift sponsor, Oh. and we have a beautiful gift for you. यस, थैंक यू सो I hope you मच। like it. ब्यूटीफुल दुपट्टा। और इनकी टैगलाइन है वेयर लोकल शाइन ग्लोबल। खंड को हम लोग कहाँ कहाँ तक पहुंचा रहे हैं। सो रोहिणी जी, व्हेन आई थॉट आई टेक योर इंटरव्यू, मेरे दिमाग में एक छोटा सा गेम आया। आपने कई सारे शोज किए हैं, ठीक है? सो यू नो अनस्क्रैम्बल, हमने आपके कुछ टाइटल्स को आगे पीछे किया है, एंड यू हैव टू गेस द नेम। ओके, लेट्स स्टार्ट गाइस। मिनीदा। दामिनी। यस। ओके। कुर्लग। एक घरकुल करके थी। करेक्ट। तीवकान। अवंतिका। यस। लिसा हो गिल्मू। लीजा हो, ओ लीजा, उल्की सारी हो। यस। डचफू उल्पा। डचपू उल्पा। ओ माय गॉड, ये क्या है डचपू उल्पा? पुढचा पाऊल। ओ शिट। So on this note, let's start our rapid fire. Your favorite actor? इन मराठी? Anywhere. इन मराठी सुबोध भावे। In Hindi? हिंदी फिल्म एक्टर गुरुदेव। Wow. Actress? वहीदा रहमान। Director? डायरेक्टर अगेन गुरुदेव। Film? फिल्म साहिब बीबी और गुलाम। Song? सॉन्ग रहे ना रहे हम। Color? कलर रेड। Animal? शेर। Okay. Place? मुझे क्यूबेक करके है कनाडा में, Okay. क्यूबेक सिटी बहुत पसंद है। Okay. Food? Food item? एवरीथिंग बट बटाटे वड़ा इज वन। Okay. And what is your favorite time pass? फेवरेट टाइम पास है रील बनाना। गाइस, आज हमने देखा कि हमें अपनी थॉट प्रोसेस को लेकर बदलते रहना पड़ता है, जैसे रोहिणी ताई ने खुद को बदला। उन्होंने अपने आप को हर सांचे में ढाला, और शायद इसी वजह से अब तक उनकी गाड़ी रुकी नहीं है और कभी रुकेगी भी नहीं। गप्पा विद गोलगप्पा में हम सिर्फ एक्टर्स की बात नहीं करेंगे, हम हर उस टेक्नीशियन की बात करेंगे जिसका स्ट्रगल, जिसकी मेहनत, जिसका पैशन सराहनीय है। थैंक यू सो मच रोहिणी जी फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ द शो। So guys, watch Gappa with Golgappa on Ask Fat Star.